अ, सभी साथियों को बहुत नमस्कार, प्रणाम और दशहरा की शुभकामनाएं। आज के इस दिन में हम बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कंचनजंगा पत्रिका समूह सिक्किम से। सबसे पहले ये जो व्याख्यान माला है पद्मश्री तेम सुलाओ स्मृति व्याख्यान माला के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के हमारे प्रमुख वक्ता, हमारे प्रिय आलोचक, चिंतक माधव हाड़ा जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस पटल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है देश, भाषाएं और भक्ति चेतना। और इस पटल को यहाँ पर मुहैया कराने का जो पूरा उपक्रम है वो कंचनजंगा पत्रिका के संपादक प्रिय कवि प्रदीप त्रिपाठी जी के सौजन्य से ये आयोजन हो रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी साथियों का जो इस पटल से जुड़ रहे हैं। मित्रों, यह स्मृति व्याख्यान माला लगातार चल रही है, भाषाओं पर केंद्रित है और सुदूर सिक्किम से जिस तरह से हिंदी और अखिल भारतीय भाषा का एक अलग जगाया हुआ है प्रदीप जी ने, उसी उपक्रम में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। और आज का जो विषय है, जिस विषय पर हमारे प्रिय आलोचक माधव हाड़ा जी अपनी बात रखेंगे, देश, भाषाएं और भक्ति चेतना। वैसे तो माधव जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा सर का, कि साहित्य, मीडिया और संस्कृत पर विपुल लेखन करने वाले माधव हाड़ा जी का विशेष जो लेखन इस बीच में हुआ है वो मध्यकालीन साहित्य पर हुआ है। मध्यकालीन साहित्य और इतिहास का जो अंतर संबंध है, उसके पाठालोचन का जो संदर्भ है, भाषा का जो संदर्भ है, उसको लेकर जो आपने काम किया है और शोध और अनुसंधान के द्वारा वह हिंदी आलोचना को समृद्ध करने वाला है। मैं बनारस से हूँ, मैं जानता हूँ कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल पर जो मध्यकाल पर जो काम किया, उसके बाद भी श्रृंखलाएं चलती रहीं। लेकिन मुझे लगता है जिस तल्लीनता के साथ माधव जी ने काम किया है भक्ति साहित्य को लेकर, उसके शोध को लेकर, उसके अनुसंधान को लेकर, उन स्रोतों को लेकर जो आपने काम किया है वो खास है हमारे लिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आप हिंदी का अध्यापन करते रहे, वहीं से आप हिंदी के अध्यक्ष के रूप में अवकाश प्राप्त होने के बाद भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रहे। और इसके अलावा देश भर में आपने भक्ति काव्य को लेकर, मध्यकाल को लेकर आपके व्याख्यान होते रहे। हम लोगों ने कई बार रूबरू आपको सुना, आपके साथ संगत करने का सुखद अवसर मिला। और एक किताब जिसे कहा जाता है ना कि कुछ किताबें होती हैं, कुछ रचनाएं जो आपके साथ जुड़ जाती हैं इस तरह से, तो पचरंग चोला पहर सखीरी जो मीरा पर आपका काम है, वो तमाम काम के बीच में वो काम इतना माइलस्टोन काम है। उसका अनुवाद भी मीरा वर्सेस मीरा आ चुका है अंग्रेजी में, और उसके माध्यम से मीरा के शोध को लेकर और अनुसंधान को लेकर आपने काम किया। और साथियों, पद्मनी जो मोनोग्राफ है आपका शिमला उच्च अध्ययन संस्थान से जो छपा, इतिहास और कथा काव्य की जुगलबंदी, इन सारी रचनाओं से गुजरते हुए मध्यकाल की जो पूरी काव्य भाषा है, भाषा की जो बुनावट है, जो देशज परंपराएं उसकी हैं भाषा की, इन सारे मुद्दों को लेकर, इतिहास और अनुसंधान के स्रोत को लेकर माधव जी ने नवाचारी ढंग से हमारे सामने इन रचनाओं को प्रस्तुत किया है। खास बात यह भी है कि अभी कालजयी कवि और उनका काव्य श्रृंखला में एक पूरी कवियों की श्रृंखला हमारे सामने, जिनको पढ़ने की भूख हमारे अंदर बनी रहती थी, उन पर आपने काम किया है। जायसी पर, रहीम पर, कबीर पर, रैदास, मीरा, तुलसीदास पर, अमीर खुसरो पर, बुल्ले शाह पर, गुरु नानक पर, नरसिंह मेहता, और इसके अलावा सहजोबाई, ललत पर, अक्क महादेवी पर, और भी उस श्रृंखला में बहुत सारे और भी कवि। इन सब से मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो विपुल लेखन आपका है, अनुसंधान है, इससे आप समझ सकते हैं कि भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन का जो अखिल भारतीय चेहरा है, जो अखिल भारतीय स्वरूप है, उस पर अधिकृत तरीके से काम करने वाले जो आलोचक और अनुसंधान करता है, उसमें माधव जी का सबसे ऊपर नाम है। और ये नाम इस तरह से है कि आप उन स्रोतों को उसी संत कविता की कविताई की तरह प्रस्तुत करते हैं। आप जब उनसे बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि संतों की वाणी की तरह वो बातचीत करते हैं,
संवादधर्मिता के साथ बात करते हैं और अपनी बात जब आप रखते हैं तो आप स्पेस देते हैं अगले के लिए कि मेरा ये मत है, इस पर मैंने ये रिसर्च किया है और उसमें आप शामिल होइए। वो जो आलोचना की का एक बना बनाया ढांचा हमारे समय में चल रहा है कि ये है, थोपने वाली जो आलोचना की शैली चलती है, खासकर चिंतन और उत्तर समय की आलोचना के बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने आते हैं। तो जो भारतीयता की एक बड़ी सुंदर शैली है संवाद करने की शैली, और उसी से जुड़ती है आज की बात देश भाषाओं पर। आप देखें कि भाषाओं के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो बहुभाषिक संरचना है भारतीय राष्ट्र की। भक्ति काल पर बातचीत करते हैं तो उसके पहले पूरी भारतीय साहित्य और उसकी चेतना पर बात करें तो देश भाषाओं पर बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर हिंदी एकेडमिक जगत में ये भ्रम हमारे सामने रहता है कि लोक भाषा को हम देश भाषा समझने लगते हैं। हम अक्सर शास्त्र और बनाम लोक के बीच में फर्क नहीं कर पाते, उसके बीच में उसके सामने रखते हैं। सर के ही बहुत सारे संवादों को पढ़ते हुए, अनुसंधान को पढ़ते हुए जो आपने बताया कि किस तरह से जैसे विद्यापति जब अवहट कीर्तिलता में जब कहते हैं अपनी भाषा को लेकर, देश भाषा को समझने के लिए कि संस्कृत मुझे सुगम नहीं लगती और प्राकृत भाषाएं उतनी ज्यादा मुफीद नहीं लगती, इसलिए देश भाषा में मैं अपनी बात अवहट्ट में कहता हूँ, देसिल बैना सब जन मिठा। तो ये जो सरोकार है भाषा का, वहां से लेते हुए भक्त की पूरी जो अखिल भारतीय चेतना है देश भाषा की, और वो सब एक जैसी नहीं है, सबके अपने अपने अंदाज है। मसलन जायसी की अवधि में वो फारसी के साथ जुड़कर एक नई देश भाषा का रूप रंग लेकर आती है। तो कहाँ फर्क है, कहाँ वो जुड़ते हैं आपस में, देश भाषा का पूरा सरोकार जिसमें हम भारत की देशज आधुनिकता कैसे बनती उन भाषाओं के मार्फत, इन सारे विषयों पर आज हमारे साथ माधव हाड़ा जी जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से, कंचनजंगा पत्रिका समूह की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। आदरणीय माधव हाड़ा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये व्याख्यान माला जिनको समर्पित है, कीर्तिशेष पद्मश्री तेमसुला आओ की स्मृति को नमन करता हूँ। वे अपने समय की बहुत विख्यात कवयित्री थी और अंग्रेजी की विख्यात अध्येता थी। उनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है, इसलिए मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। मैं कंचनजंगा समूह की पत्रिका कंचनजंगा और उसके संपादक प्रदीप जी त्रिपाठी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने आपसे संवाद करने के लिए मुझे निमंत्रित किया। मैं हमारे मित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस संवाद को आगे बढ़ाने की भूमिका स्वीकार की। ये मेरा लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य का विषय। उनके केंद्र पर इस विषय पर मैं एक संवाद पहले अपने शोधार्थी मित्रों के साथ कर चुका हूं। कुछ बातें दोहराऊंगा, कुछ बातें जो और जुड़ी हैं सोचने समझने में, वो भी आपसे साझा करूंगा। संतों भक्तों की भाषा पर हमने उपनिवेश काल से विचार शुरू किया। इससे पहले बातचीत तो होती थी, लेकिन हमारे यहाँ भाषाई अस्मिता का आग्रह नहीं था, भाषाई चेतना का आग्रह नहीं था कि मेरी भाषा ये है। ये भाषाई अस्मिता नई टर्मिनोलॉजी है, आइडेंटिटी। भाषा को भी अपनी आइडेंटिटी में शामिल करने की चेतना आधुनिक चेतना। इससे पहले कोई ये चिंता नहीं करता था कि मेरी भाषा क्या है। संवाद महत्वपूर्ण है। बाद में मध्यकाल में बहुत अच्छी बात कही थी विद्यापति ने कि कविता तो उक्ति विशेष है, भाषा का क्या है, कोई भाषा हो, कोई भाषा हो सकती है, कविता उक्ति विशेष है, उक्ति। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संत भक्तों की भाषा के संबंध में औपनिवेशिक जो हमारी समझ है भाषा की, औपनिवेशिक जो वर्गीकरण है उसमें सोचते और समझते हैं। इसलिए सारी मुश्किलें। यदि औपनिवेशिक भाषाई समझ और वर्गीकरण
हमारे संस्कार का हिस्सा ना हो, हमारे मन और मस्तिष्क में नहीं हो, तो वे सारे सवाल जो हमारे बड़े मनीषियों ने संत भक्तों की भाषा के संबंध में उठाए हैं, वे सारे सवाल जिनसे हम जूझते रहते हैं कि इसकी भाषा पंजाबी है, इसकी भाषा राजस्थानी है, इसकी भाषा सद्दू-कड़ी है, इसकी भाषा मिश्रित है। इस तरह के सवालों से हमको जूझना नहीं पड़ता। ये सारे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारी समझ में औपनिवेशिक भाषाई वर्गीकरण बैठा हुआ है। हमारे संस्कार में वो शामिल है। एक और बात जो मैंने शुरू में कही, वापस उसको दोहराना चाहता हूँ, वो एक भाषाई संतों के लिए भाषाई अस्मिता, भाषाई चेतना महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण था। वे ना चाहते थे। भाषा कोई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए आप देखते हैं कि मध्यकाल में संतों का आवागमन बहुत दूर-दूर था। दक्षिण के भारत सुदूर उत्तर में और सुदूर उत्तर के भारत संत दक्षिण भारत में, पूर्व के पश्चिम में और पश्चिम के पूर्व में आते-जाते रहे हैं। लेकिन संवाद में कभी कोई असुविधा किसी संत भक्त को नहीं हुई। गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत देशाटन किया। हमारे और संतों के बारे में भी मीरा के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने खूब देशाटन किया। इसी तरह रामानुजाचार्य के भी बारे में कहा जाता है उन्होंने खूब देशाटन किया। वल्लभाचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने खूब देशाटन किया। लेकिन भाषा को लेकर कभी कोई सवाल उपनिवेश काल से पहले तक नहीं उठा। भक्ति का देश भाषा से बहुत गहरा संबंध है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आया जब हम अपनी बात अपनी भाषा में कहने और सुनने और समझने लगे। रोचक तथ्य ये है कि भगवान भी हमारी अपनी भाषा में, जिसे हम देश भाषा कहते हैं, अपनी भाषा कहते हैं, अपने स्थान की भाषा कहते हैं, उसमें बोलने और समझने लगे। संतों ने उस भाषा में भगवान को भी अपने साथ खींच लिया। वे नरसिंह मेहता हों, वे तुकाराम हों, वे बलराम दास हों या वे शंकर देव हों, सभी ने भगवान को भी धीरे-धीरे अपनी भाषा में उतार लिया। अपनी भाषा में आना आकस्मिक नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसकी जद्दोजहद बहुत पहले से शुरू हो गई है अपनी भाषा में आने की। आप देखें कि हमारे यहाँ संस्कृत थी, संस्कृत कल्चर जिसे कहते हैं, संस्कृत सारे मध्य एशिया की भाषा हुई एक दौर में। उस समय को संस्कृत कल्चर कहा जाता है। संस्कृत हमारे प्रशासन की भाषा भी थी, हमारे धर्म की भाषा भी थी, हमारी राजनीति की भाषा भी थी, हमारी सबकी भाषा थी। एक समय ऐसा आया जब मध्य एशिया तक, बहुत दूर-दूर तक उसका प्रचार-प्रसार हुआ। लेकिन एक बड़ी परिघटना में, बल्कि पूरे मध्य एशिया के इतिहास में पहली सहस्राब्दी के आसपास हुई। वो कि धीरे-धीरे जिन्हें हम देश भाषाएँ कहते हैं, उनका उत्थान हुआ और कुछ विचारकों का, कुछ आलोचकों का, कुछ चिंतकों का मानना है कि उन्होंने संस्कृत को विस्थापित कर दिया देश भाषाओं में। उपनिवेश काल में वर्नाक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मैं किसी वर्नाक्युलर शब्द, क्योंकि वो बहुत घटिया और मतलब दोयम दर्जे का शब्द है, हमारी भाषाओं के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए आग्रह पूर्वक मैं देश भाषाएं कह रहा हूं उसके। प्राकृत में शिलालेखों की परंपरा बहुत पहले से मिलती है, अशोक के समय से। आप समझें कि 274 ईस्वी से अशोक का समय है 332। ये जो समय है, प्राकृत के शिलालेख मिलेंगे आपको भारत के विभिन्न भूभागों में। संस्कृत में नहीं है भाषा। ये धारणा दी कि संस्कृत को विस्थापित कर दिया, इस धारणा की बहुत तीखी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई।
हो सकता है ये धारणा शेल्डन पॉलक की है, हो सकता है ये धारणा सरलीकरण हो, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य तो है कि देश भाषाएं धीरे धीरे हमारे जनसाधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम हो गई। फिर देखिए विमल सूरी, उनकी रचना है पहुमचर्यम, बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसकी रचना हुई 300-400 ईस्वी के आसपास। तो आप देखिए कि ये पहली सहस्राब्दी का समय है, चल रहा है। उसके अपभ्रंश का उल्लेख विक्रमोर्वशीयम में मिलता है। दोहा छंद सबसे पहले उसी में प्रयुक्त हुआ है, इससे पहले दोहा छंद का प्रयोग नहीं मिलता। दोहा मध्यकालीन छंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये बात। हाँ? गाथा इससे पहले का छंद है। गाथा प्राकृत का छंद है, संस्कृत का छंद है। श्लोक संस्कृत का छंद है, गाथा प्राकृत का छंद है, दोहा हमारी अपभ्रंश और अपभ्रंश का छंद है। विक्रमोर्वशीयम में सबसे पहला उल्लेख मिलता है उसका। हेमचंद्र ने अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में भी देश भाषाओं का उल्लेख किया। अपने 448 सूत्रों में उन्होंने शौरसैनी, मागधी, पैशाची, चोलिका, इन भाषाओं का उल्लेख किया। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे देश भाषाएं मुख्य धारा में आने के लिए जद्दोजहद कर रही। राजशेखर की काव्य मीमांसा में अब तक देखिए कि कवियों का सम्मान भी होने लगा है, संस्कृत के समानांतर और कभी कभी बरक्स। आप राजशेखर की काव्य मीमांसा पढ़ें और कवियों के बैठने के स्थान आदि का विवरण दिया गया, तो उसमें अपभ्रंश का कवि भी है। संस्कृत बहुत सम्मानित भाषा है हमारी, संस्कृत हमारी विरासत की भाषा है। संस्कृत ज्ञान और कई ज्ञान के अनुशासनों की भाषा है। लेकिन ये है कि उसके बरक्स और कभी कभी उसके समानांतर दूसरी भाषाएं भी धीरे धीरे पहली सहस्राब्दी से जगह बना रही हैं। राजा भोज के सरस्वती कंठाभरण में उल्लेख मिलता है कि उनके मंत्री संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश में भी कविताएं करते थे, देश भाषा में भी कविताएं करते थे। और इसका शिखर उत्कर्ष आपको 8वीं शताब्दी में मिलेगा, 8वीं 9वीं शताब्दी में, जब सरहपा और सिद्ध कवि परिदृश्य पर आते हैं। आप जानते हैं सरहपा ने आचार्य पद यूं ही नहीं छोड़ा, वे आचार्य थे, लेकिन उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया सब कुछ और उस भाषा में आ गए जो आम बोलचाल की भाषा थी। और सभी सिद्धों ने इसी भाषा का प्रयोग किया। यही भाषा बाद में हमारे संतों की भाषा भी बनी धीरे धीरे, और यही भाषा एक तरह से कहना चाहिए हमारे संतों की समाज आलोचना की भाषा भी बनी। इसका शिखर आपको मिलेगा विद्यापति में। विद्यापति पढ़ा जाना चाहिए। विद्यापति बहुत रोचक कवि, वे राज दरबार के कवि भी हैं, वे श्रृंगार के कवि भी हैं, वे भक्ति के चरम के कवि भी हैं। लेकिन विद्यापति का समय माना जाता है 1325 से 50 से 1450 ईस्वी के बीच का। आप देखिए कि ये ईसा की लगभग दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत का समय है। बहुत आग्रह पूर्वक, बलपूर्वक वे कह रहे हैं, देशिल बैल, अभी प्रभाकर सिंह जी ने जिनको उद्धृत किया, मैं पूरा उनका पद उद्धृत कर रहा हूं। सक्के वाणी बहुणन बाण पाउस रस को मम्मन पावई। संस्कृत बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, प्राकृत का मर्म में नहीं पहुंच पा। देशिल वैणा सबजन मिट्टा ते तैसन जंपऊ अवट्टा। और अवहट्ट जानते हैं राहुल सांकृत्यायन और सब ने अवहट्ट को हिंदी का पुराना रूप माना है। बहुत आग्रह पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक, यहाँ कोई हीनता बोध नहीं है, कोई हीनता बोध नहीं अवट्ट के प्रयोग में। आग्रह पूर्वक, गर्व पूर्वक वे देश भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए देश भाषाएं धीरे धीरे हीनता बोध से बाहर आई।
देश भाषाओं के आने के दो कारणों पर खास तौर पर विचार करना चाहिए। इसके दो बड़े कारण हैं। भक्ति का उद्भव दक्षिण में हुआ या उत्तर में हुआ, ये विवाद का विषय है। हम कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, लेकिन रामानंद और रामानुजाचार्य के बीच में समयान्तराल बहुत है। लेकिन ये है कि भक्ति को प्रपत्ति का रूप देने का श्रेय रामानुज को जाता है और उससे पहले आलवारों को जाता है। रामानुजाचार्य का समय 8वीं-9वीं शताब्दी रहा होगा, लेकिन इससे पहले आलवारों की रचनाएं हो रही है निरंतर। वहां पर कई आलवार हुए, 12 आलवार हुए, और 12 आलवारों की रचनाएं, 12 आलवारों में से स्त्री और शूद्र बहुत सारे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने भक्ति में रामानुजाचार्य के गुरु माने जाते थे, जिन्होंने प्रबंधम का संकलन किया, नाथ मुनि, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी प्रपत्ति को लेकर। भक्ति का दायरा धीरे धीरे, भक्ति की नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा हो। कोई भी भक्ति में प्रवेश कर सकता है। कोई भी भक्ति की अहर्ता प्राप्त, उसकी अहर्ता के लिए किसी संस्कृत की योग्यता की जरूरत नहीं है, सवर्ण होने की जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको 5वीं 6वीं शताब्दी और 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में दिखाई पड़ेगा आलवारों के यहाँ, और उत्तर भारत में भी बाद में रामानुजाचार्य की भक्ति के कई रूप उत्तर भारत में भी आए। नाथ मुनि ने जो कहा सबसे महत्वपूर्ण, वो एक सूत्र वाक्य, हे नाथ मैं द्विजवर्ण नहीं हूं। ये देखिए, आम आदमी भक्ति की अहर्ता सबके लिए होगी, उसके लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं रही। मैं योग की युक्ति नहीं जानता। ज्ञान और योग, ये दो अहर्ताएं थी भक्ति के लिए, अब नहीं रही। मैं ज्ञानी भी नहीं हूं। हे नाथ मैं द्विजवर्ण नहीं हूं, मैं योग की युक्ति नहीं जानता, योग नहीं जानता, मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मुझे ज्ञान भी नहीं आता। मैं केवल आपसे प्रेम करता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण परिघटना थी भक्ति के क्षेत्र में। प्रेम एकमात्र अहर्ता हो गई। आप प्रेम करते हैं किसी से, भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप भक्त हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं। और जब यह हो गया एक बार, भक्ति की नागरिकता का दायरा धीरे 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 बढ़ने लगा। वे लोग जो अपनी बात कहने में संकोच करते थे, जिन्हें दुविधा होती थी, जो संस्कृत के बरक्षहीनता बोध के शिकार थे, वे सारे के सारे हमारी छोटी जातियों के लोग, उपेक्षित लोग, स्त्रियां, वे सब अपनी बात अपनी भाषा में, उस भाषा में जो वो जानते थे उसमें कहने लगे। और आप देखते हैं कि ईसा की पहली सहस्राब्दी के बाद एकाएक देश भाषाओं भक्ति चेतना का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता गया। बाद में हमने भगवान को भी खींच लिया धीरे धीरे। एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध, मैंने वहां भी दिया था, ज्ञानेश्वर की बहुत प्रसिद्ध रचना, ज्ञानदेव की बहुत प्रसिद्ध रचना ज्ञानेश्वरी, और वो गीता का अनुवाद माना नहीं, अनुवाद भी नहीं है, रूपांतरण भी नहीं है, गीता की पुनर्रचना मराठी में। आप देखिए, ये सारे लोग, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अभी थोड़े उदाहरण उनके भी दूंगा मैं, ये सारे के सारे लोग, ये सारे जो हमारे आर्ष ग्रंथ है, हमारे जो महान ग्रंथ है, धीरे धीरे उनको देश भाषाओं में ला रहे हैं। ज्ञानेश्वरी का अनुवाद किया, और ज्ञानेश्वरी का रोचक वृतांत ये है कि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मुझे तो संस्कृत नहीं आती, मुझे आप मराठी में अपनी बात कहें, ऐसी गूढ़ भाषा में आप अपनी बात कहें तो मेरे समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप मराठी में अपनी बात कहें।
एवढ्या करी देवा एक हा गूढार्थो न सांगू नकोस, मला तो विचार माझ्या भाषा ते, मला समजे तसा सोया करून संगा। अर्थात हे देव ऐसा करो, ये उपदेश ऐसा गूढ़ार्थ मत कहो, महाराज विचार मेरी भाषा में कहो, मुझे समझ में आए ऐसा करके कहो, मैं मंद बुद्धि हूं, परंतु हे कृष्ण मुझे समझ में आए ऐसा करके कहो। उड़ीसा में पंच सखा हुए लगभग इसी के आसपास पंच सखा कहते हैं, और उड़ीसा की भक्ति चेतना को समझना है, बल्कि भारतीय भक्ति चेतना को समझना है, तो उड़ीसा को शामिल किए बिना भगवान जगन्नाथ केंद्र में, सारी बौद्धों के केंद्र में, बौद्ध भक्ति के भी केंद्र में, वे बौद्धों के भी देव है, वे योगियों के भी देव है, वे वैष्णवों के भी देव। विचित्र ये कि भगवान जगन्नाथ के कितने रूप हो सकते हैं उड़ीसा में, और सभी के पूज्य हैं वे कमोबेश। 3 रचनाएं कबीर ने तो कहा ही है, वो संस्कृत है, कूजल बाका बैठा, लेकिन 3 रचनाएं हर उड़ीसा के घरों में जरूरी मानी जाती है। भारतीय भक्ति चेतना की व्याप्ति बहुत दूर दूर तक है, उसका दायरा भी बहुत बड़ा है। हम हिंदी वाले कबीर जायसी और मीरा तक सीमित कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप पंच सखाओं को नहीं समझते, पंच सखाओं को नहीं जानते, जानना भी बहुत मुश्किल मामला है। उड़िया में है उनका सारा साहित्य, लेकिन अब तो सारा 3 लोग उड़ीसा के, एक सारला दास, एक बलराम दास, एक जगन्नाथ दास। सारला दास का महाभारत, बलराम दास की रामायण और जगन्नाथ दास का श्रीमद् भागवत, ये घर में होते ही हैं उड़ीसा के घर में, ये तीनों ग्रंथ। और बलराम दास को भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि तुम उड़ीसा में का रूपांतरण करो, ये उन्होंने इसकी शुरुआत में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ये भक्ति की अहर्ता धीरे धीरे, ये भक्ति की अहर्ता ज्ञान भी नहीं रहा, योग भी नहीं रहा, और धीरे धीरे भक्ति की अहर्ता केवल प्रेम हो गई, और धीरे धीरे ये एक वर्ग विशेष से हटकर समाज के सभी तबकों तक फैल गई। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन। भक्ति चेतना की भाषाई पहचान पर भी बहुत सारी बातें की जानी चाहिए। मध्यकाल में भाषाई पहचाने नहीं थी। आज जिन्हें हम राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, ब्रज, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी कहते हैं, ऐसे कुछ आग्रह तो थे, नाम तो थे इनके, लेकिन भाषा को लेकर कोई आग्रह नहीं था, कोई सीमा रेखाएं नहीं थी कि यहां से ये भाषा खत्म होती है, यहां से ये भाषा शुरू होती है। ये आग्रह उपनिवेश काल में शुरू हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के बड़े मनीषी हैं, द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आप सभी आधारभूत ग्रंथ के रूप में आप सभी काम में लेते हैं, लेकिन संस्कार उनके यूरोपीय, शिक्षा उनकी यूरोपीय, इसलिए भाषाओं के वर्गीकरण और विभाजन में समझ और संस्कार भी उनका यूरोप का है। भूमिका में कहते हैं कि सारी भाषाएं बहुत विचित्र और अबोधगम्य, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे के लिए अबोधगम्य भाषाएं। वस्तुस्थिति इससे भिन्न थी। भाषाएं एक दूसरे से अबोधगम्य। भारत में जब तक कोई भौगोलिक बाधा नहीं हो, भौगोलिक बाधा का मतलब समुद्र हो, पहाड़ हो, अलंग्य पहाड़ हो, अलंग्य समुद्र हो, या रेस बदल रही हो, प्रजाति बदल रही हो, तो भाषाओं का चरित्र बदलता है, अन्यथा भाषा वही रहती है कमोबेश। आप
एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आपकी खुद की भाषाई धीरे-धीरे दूसरी भाषा में तब्दील हो जाती है। खुद ग्रियर्सन ने कहा है कि भारत में भाषाएं अलग नहीं होती, एक दूसरे में विलीन हो जाती। संतों की भाषा भी इसी तरह की है। आप आश्चर्य करेंगे कि तुकाराम और यहां तक कि सबसे पुराने, जिनको सबसे पहले स्मरण किया जाता है, नामदेव, उन्होंने भी हिंदी में लिखा, मुक्ताबाई ने हिंदी में लिखा, चक्रधर महाराज ने हिंदी में लिखा। मराठी में लिखने के साथ साथ वे भाषा भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो संत भक्तों की भाषा है। ग्रियर्सन ने वर्गीकरण कर दिया, ग्रियर्सन ने सीमा रेखाएं खींच दी। उनके काम को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषाई वर्गीकरण, भाषा सर्वेक्षण भारत में बाद में हुआ ही नहीं। भाषा पहला और अंतिम भाषा सर्वेक्षण है वो, जिसमें भाषा कितने लोग भाषाओं के बोलने वाले हैं और भाषाएं को। ग्रियर्सन ने हमारे यहाँ ये बोली और भाषा का जो बाइनरी है वो भी ग्रियर्सन ने पैदा की। हमारे यहाँ बोली और भाषा और उपभाषा जैसा विभाजन नहीं था, ये विभाजन भी पहली बार ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने हमारी उन छोटी छोटी भाषा बोलियों को, छोटे छोटे भाषाई क्षेत्रीय रूपों को बोलियों और भाषाओं का दर्जा दे दिया। अब वे सब भाषाएं हाथ उठाकर पहचान का आग्रह कर रही। अब क्योंकि ग्रियर्सन ने उनको एक दर्जा दे दिया है, ग्रियर्सन ने उनको पहचान दे दी है, और फिर क्योंकि भाषा हमारी अस्मिताई चेतना का विषय हो गई है, इसलिए अब हमारे यहाँ भाषाई आग्रह, भाषाई चेतनाएं बढ़ती जा रही। संविधान की हमारी अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनसे कई ज्यादा भाषाएं पहचान का आग्रह कर रही है कि हमको भी मान्यता चाहिए। लेकिन भक्तों की और संतों की भाषा में ये विभाजन नहीं है। एक ही भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप है। संत भक्तों की भाषा में आप देखेंगे, आप कबीर की भाषा, आप कबीर पैदा बनारस में हुए, उनका कार्य क्षेत्र बनारस में था, लेकिन उनकी अधिकांश पांडुलिपियां राजस्थान में मिलती। और एक आपको रोचक उदाहरण दूंगा, वो है ढोला मारूरा दुआ, और एक और रोचक उदाहरण दूंगा, शेख फरीद। आप इन तीनों को पढ़ जाइए। अर्थ छवियां और भाषा की अर्थ छवियां, अर्थ भाषा में व्यक्त होता है और वो भाषा की छवियां आपको शेख फरीद के यहाँ भी वही है, आपके कबीर के यहाँ भी वही है, और आपके सरेपा के यहाँ भी वही है, और ढोला मारूरा दुआ में भी वही है। आश्चर्यजनक ये, आप यदि हमारे यहाँ ढोला मारूरा दुआ संपन्न करने वाले संपादक त्रय ने कबीर और ढोला मारू में समानता रखने वाले कोई 20-25 साखियां दो है अलग से एकत्र करके बताएं। यदि आपको राजस्थानी आती है तो आपको कबीर समझने में, कबीर वही शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, कबीर पंजाबी में भी शामिल है, गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है, शेख फरीद आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। आप इन तीनों की भाषा अगर आप अनुमान करेंगे तो आपको एक जैसी इस्तेमाल होगी। आप देखेंगे आपके राजस्थानी, आप गुजरात और राजस्थानी, जैसे नरसिंह मेहता जो लिख रहे हैं वो भी राजस्थानी से अलग नहीं। मध्यकाल में गुजराती और राजस्थानी दो सांस्कृतिक इकाइयां नहीं है, दो सांस्कृतिक इकाइयां नहीं है, गुजरात और राजस्थान, और वे दो भाषाएं भी अलग नहीं है, दोनों भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप यदि गुजराती के 3 प्रसिद्ध कवि, हरीश के रचनाकार आपके मीरा और नरसिंह मेहता को अगर उठाकर देखें तो वे कमोबेश वही भाषा कर इस्तेमाल कर रहे हैं 15वीं सदी में, जो गुजरात, राजस्थान और
महाराष्ट्र में सम्मिलित रूप से इस्तेमाल होगी। आप यदि नरसिंह मेहता की गुजराती का पुराना रूप ढूंढने निकलेंगे तो वो जाकर मराठी में मिलेगा। तो आप इधर आएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तब भी आपको कोई भाषा, और उड़िया और बंगला उपनिवेश काल से पहले तक दो भाषाएं नहीं थी। आज उड़िया हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में से है, बहुत प्रसिद्ध। उड़िया का साहित्य भी बहुत समृद्ध है। उपनिवेश काल में आंदोलन चला, फकीर मोहन सेनापति बहुत विख्यात नाम है, उन्होंने चलाया कि नहीं ये भाषा अलग है, और उसका समर्थन एक बहुत विख्यात बीम्स उन्होंने किया, उपनिवेशकालीन विद्वान ने। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसको अलग भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप यदि चंडीदास बंगाल से आए, वो उड़ीसा में आकर उड़ीसा में चैतन्य, क्षमा कीजिए, चैतन्य का आगमन बहुत बड़ी परिघटना मानी जाती है उड़ीसा में। उनकी भाषा बंगला भी नहीं है, उनकी भाषा उड़िया भी नहीं है, वो उड़िया और बंगला का मिश्रित रूप। रैदास, आप आश्चर्य का, रैदास उनका कार्य क्षेत्र भी बनारस है, लेकिन उनकी पांडुलिपियां सारी की सारी राजस्थान में। पद सूरदास जी का जो बहुत प्राचीन पांडुलिपि, वो भी राजस्थान में मिलता है। एक और बात जो हमारे संत भक्तों को मध्य का भाषाई पहचानों में सीमित नहीं करना चाहिए, यह आग्रह बढ़ता जा रहा है। हमारे हर शोध में अंत में भाषा एक अध्याय होता है, और आप शोधार्थी तय करता है कि इस संत की भाषा कौन सी है। अब यदि मध्यकालीन भारत, वो 15वीं 16वीं शताब्दी में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, उसको आप आज की भाषाई पहचान में स्थिर करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। आपके मन में कहीं न कहीं भाषाई पहचान में सीमित कर रहे हैं किसी कवि या उसको, तो आपके मन और मस्तिष्क में कहीं न कहीं उपनिवेशकालीन भाषाई समझ और वर्गीकरण शामिल है। मध्यकालीन सारे संत भक्त कवि, केवल कबीर और मीरा नहीं, सभी संत भक्त कवि, वे भाषाई पहचानों से बाहर है। एक दूसरा रूप और सामने आता है। आप देखिए, मीरा की भाषा गुजराती भी, मीरा गुजराती में भी लिख रही है, मीरा राजस्थानी में भी लिख रही है, मीरा ब्रज में भी लिख रही है, और सभी लोग, या गुजरात वाले लोग आग्रह कर रहे हैं कि नहीं ये गुजराती है, राजस्थान के लोग आग्रह कर रहे हैं कि ये राजस्थानी है, ब्रज वाले लोग आग्रह कर रहे हैं कि नहीं ये ब्रज है। लेकिन मीरा वो 15वीं 16वीं शताब्दी की भाषा इस्तेमाल कर रही है, जब भाषाई पहचाने, भाषाई आइडेंटिटीज नहीं बनी। एक और औपनिवेशिक आग्रह लगता है, वो भी कभी कभी ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, जैसे श्याम सुंदर दास भी करते हैं, कभी कभी रामचंद्र शुक्ल भी करते हैं, पंचमेल खिचड़ी या मिश्रित भाषा या सद्दुक कड़ी भाषा, एक दूसरी तरह का औपनिवेशिक आग्रह। आप मानते हैं कि भाषाएं तो अलग अलग है, और ये मिला जुला रूप इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये देशाटन पर गया है। ये भाषा के क्षेत्रीय रूप है, और ये अलग भाषाएं नहीं है, ये क्षेत्रीय रूप हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। कोले माला एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, जालोर में लिखी गई, राजस्थान कस्बे में। उसमें वो 16-17 भाषाओं का उल्लेख कर रहा है एक साथ, मरु, गुजर, ये वो, लेकिन एक ही बाजार में सभी भाषाएं क्षेत्रीय रूप बोले जा रहे हैं। एक ही बाजार में अलग लोग उसके क्षेत्रीय रूपों का इस्तेमाल कर। श्याम सुंदर दास के लिए भी आश्चर्य का विषय था कि कबीर के यहाँ पंजाबी का प्रभाव क्यों है। ऐसे सवाल बहुत उठते हैं। बहुत बड़े मनीषी हैं श्याम सुंदर दास, उनका स्मरण, उनका अवदान अद्भुत है, लेकिन भाषा की औपनिवेशिक वर्गीकरण कहीं न कहीं उनके मन और मस्तिष्क में भी सक्रिय, वे भी आश्चर्य करते हैं कि कबीर में पंजाबी का प्रभाव क्यों है, और है। आप जाएंगे
पंजाबी और राजस्थानी के सबसे अधिक शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के नरोत्तम स्वामी, उन्होंने कहा ये हमारे राजस्थानी इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थानी के विद्वान ये मानने लग गए कि ढोला मारूरा दुआ में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो ठेठ बनारस तक इस्तेमाल होती थी, ऐसा नहीं है। तब राजस्थानी नामकरण नहीं हुआ था। आप यदि भाषाई पहचानों में, भाषाई आग्रहों में, भाषाई सीमाओं के दायरों में संत भक्तों की भाषा को समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी भाषा में आपको आज की भाषाई पहचानों के अर्थ छवियां और शब्द मिलेंगे अलग अलग। हो सकता है कबीर गुजराती का, आज जिसे गुजराती कहते हैं उसका शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जिसे आप पंजाबी कहते हैं उसका शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और होते होते बाद में ये भी हुआ कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने भाषाई पहचानों में सीमित भी करना शुरू कर दिया उनके पाठों को। नरसिंह मेहता के साथ ये हुआ। नरसिंह मेहता का जो आज पाठ उपलब्ध है वो गुजराती में। आप यदि गुरु ग्रंथ साहब के पाठ में जाएंगे तो पंजाबी मिलेगी, लेकिन यदि आप दूसरे जगहों पर जाएंगे तो कबीर के लिखिया या कबीर के पाठकर्ताओं ने उन शब्दों को धीरे धीरे बाहर कर दिया जो उनकी भाषाई पहचानों के दायरे में नहीं आए। बहुत दक्षिण भारतीय भाषाएं, मैं 3 उदाहरण देता हूं, उसके साथ एक दक्षिण भारतीय उदाहरण भी देता हूं। देखिए, अर्थ छवियां संत भक्तों के यहाँ, भले ही दक्षिण की भाषाएं अलग हो गई हों, लेकिन अर्थ छवियां आपके विल्लीपुत्तूर, वृंदावन जिसे कहते हैं ना, वृंदावन से भी अधिक महत्वपूर्ण दक्षिण में विल्लीपुत्तूर है, तिरुप्पावे। मार्गशीर्ष महीने में कन्याएं निकलती है सुबह सुबह और घर घर जाकर जगाती है भगवान श्री कृष्ण की, और सभी नदी पर स्नान करने जाती है। उद्देश्य ये होता है कि साल अच्छा निकले, वर्षा हो, और युवतियां जाती है जो आग्रह करती है कि हे भगवान हमें अच्छा वर देना। संस्कृति वही है, भाषा की अर्थ छवियां वही है, शब्दावली लगभग वही है जो हम श्रीमद् भागवत में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रबंधम में भी वही शब्दावली, लगभग वही दूसरे रूपों में। मैं 3 उदाहरण देता हूं। 8वीं 9वीं सदी के सरेपा, उनका एक बहुत विख्यात उनकी साखी है। मुझे लगता है दोहा, जैसा राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि दोहा कोश कहा जाता उनकी रचना को, लेकिन दोहा उस समय अस्तित्व में नहीं आया होगा। दो पंक्तियों की रचना को दोहा कहा जाता था, वही इस्तेमाल करते हैं सरेपा। जावण अप्पा जानी जाई, देखिए कबीर के यहां मिलेगा यही यूं का यूं। रावण शिष्य करे, अंधवी अंध कढ़ावतिम वेण भी कूप पड़े। कबीर भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। और आप आश्चर्य करेंगे, अल्लम प्रभुदेव, दोनों 12वीं सदी के शिमोगा में शरण आंदोलन, अक्क महादेवी, अल्लम प्रभुदेव, ये सभी साथ हैं, लगभग एक ही उसमें आश्रम। अल्लम प्रभुदेव अनुभव मंडप में है उनके, जो बसवन्ना ने कायम किया था। उनका अनुवाद करके, भावारूपांतरण करके एक पद पढ़ रहा हूं, लगभग यही बात, यही अर्थ छवि उनके यहां भी इस्तेमाल हुई। दिखावे का गुरु, दिखावे का शिष्य, दिखावे के लिए लिंग, दिखावे के लिए जंगम, दिखावे के दिखावा करके प्रसाद लेने वाला गुरु, जिसका भव का भृत्य जैसे अंधे ने अंधे को ठेला। तो आप देखिए, सारे भारतवर्ष में लगभग उत्तर से लगाकर दक्षिण तक भक्ति चेतना में, मैं आंदोलन शब्द का इस्तेमाल मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो
आंदोलन नहीं है, कम से कम। आंदोलन एक सीमित अवधि के लिए होता है, एक उद्देश्य के लिए होता है, एक प्रयोजन के लिए होता है। आप इतनी शताब्दियों के विस्तार में पूरे देश भर में व्याप्त ये चेतना है, और ये चेतना सारे देश में एक ही प्रकार की टर्मिनोलॉजी, एक ही प्रकार की शब्दावली, एक ही प्रकार के अर्थ छमियां, एक ही प्रकार के भाव लगभग क्षेत्रीय भेद के साथ, क्षेत्रीय भेद तो रहेगा, हमारे यहाँ सांस्कृतिक वैविध्य, वो इस्तेमाल कर रही है भक्ति चेतना के संबंध में। इसलिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप जो आपके मन में यदि औपनिवेशिक वर्गीकरण और विभाजन की समझ आपके मन और मस्तिष्क में है ग्रियर्सन की, तो सबसे पहले उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। तो आप संत भक्तों की भाषाओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देशाटन बहुत किया हमारे संत भक्तों ने। दूसरी बात, देश भाषाओं का इस्तेमाल भक्ति चेतना में इतना व्यापक रूप से हुआ है कि इस कारण देश भाषाओं की अभिव्यक्ति कहीं कहीं संस्कृत की तुलना में भी अधिक समृद्ध है, कहीं कहीं क्या बहुत समृद्ध है। उसका दायरा बहुत, अभिव्यक्ति का दायरा बहुत बड़ा है संस्कृत की तुलना में देश भाषाओं का, और उनमें अपनी बात कहने का, क्योंकि भक्ति की नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि भक्ति की नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए देश भाषाओं की अभिव्यक्ति का, अर्थ छवियों का, मुहावरों का दायरा भी इस कारण बहुत बड़ा हो गया है। और तीसरा और अंतिम आग्रह मेरा ये है कि किसी भाषाई पहचान में सीमित मत करिए कि ये राजस्थानी का है, ये गुजराती का है, ये मराठी का है। हाँ, पहचान के लिए कहें आप कि वे मराठी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे केवल मराठी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे 15वीं-16वीं शताब्दी में इस देश के अधिकांश भागों में संवाद के लिए, परस्पर संवाद और अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल की गई भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं क्षेत्र के कारण आ जाती है, जैसा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि एक भाषा दूसरी भाषा में विलीन होती है, उससे अलग नहीं होती है। आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैंने कहा था कि 40 मिनट ही हम बात करेंगे, आगे का संवाद मिलकर सब लोग करेंगे। मुझे भी अपने को समृद्ध करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, और ये बहुत ज्ञानवर्धक और समृद्ध करने वाला जो शब्द आपने कहा, चेतना से समृद्ध करने वाला, चेतना संपन्न करने वाली बातचीत रही। और ये चूंकि विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन आपने उसके बहुत सारी छवियों के बारे में बातचीत की, और एक खास बात ये है कि जिससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, लगातार आबद्ध होते जा रहे हैं, खासकर भाषा के मसले पर, जिसकी तरफ आपने बार बार संकेत किया कि ग्रियर्सन के हवाले से आपने बताया कि भाषाएं अलग नहीं होती, विलीन होती हैं। ये उसी की बात है, लेकिन उसने जिस तरह से प्रस्तुत किया भाषाओं का वर्गीकरण, तो हमने विलीन करने वाली बात तो नहीं ली, लेकिन वर्गीकरण करने वाली बात ले ली। तो ये खास मसला रहा। रामविलास शर्मा भी जिसकी तरफ इशारा करते रहे, और आपने ये बताया कि मुझे लगता है एक प्रश्न भी इससे उभरता है सर, वो मैं करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं की तरफ, साथियों की तरफ से। वो बार बार उठता है कि जब हम देशज भाषाओं पर या देश भाषाओं पर बातचीत करते हैं, चूंकि हिंदी हमारी बहुत सारी जनपदी भाषाओं से मिलकर बनती है, और एक भारतीय भाषाओं की आपसदारी का मसला है, तो उसमें जो आपसदारी की जो स्थितियां हैं, वो सहज भाव से जुड़ने की कलाएं हैं एक दूसरे के साथ। उसमें कोई बाइनरी इस तरह से नहीं बना कि यहाँ से ये भाषा अलग होती, जो बार बार आप संकेत कर रहे थे। लेकिन क्या कारण है कि इस दौर में हम भाषा की जो राजनीति चल रही है उसके शिकार होते चले जा रहे हैं, तो उससे हमारे पाठों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप देखें, भक्ति को देखने का जो तरीका है, पाठ को देखने का जो तरीका है, मसलन मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण से, प्रश्न भी है, टिप्पणी भी है एक तरह से, कि जैसे आप देखें कि अवधी, भोजपुरी
या जो ये हमारा इलाका है संतों का इलाका है, अब इसमें वो आप अलगा ही नहीं सकते कि अवधी भोजपुरी में अलगाव कहाँ से। लेकिन आप ये देखिए कि ये बनाम चल रहा है कि भोजपुरी के कवि अवधी से बड़े कवि हैं, अवधी भाषा उससे ज्यादा समृद्ध है, 8वीं अनुसूची में कि ये तमाम सारे मसले देश भाषाओं के अध्ययन अध्यापन और पाठ के लिए कितनी बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, एक तो ये प्रश्न है, और मुझे लगता है बेतरह उत्पन्न कर रहे हैं। और वो राजनीति जो है इन भाषाओं को कैसे संचालित कर रही है, बड़े बड़े साहित्यकार, अध्यापन की दुनिया में जुड़े हुए लोग, हमारे यहाँ खुद हम लोग जिस पीठ पर या तमाम सारे साधनों को लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग खुद उसके शिकार हैं। तो क्या ये औपनिवेशिक मानस का रूपांतरण नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि ये मैं कहने में मुझे लगता है ना कि ये जो छोटे छोटे आग्रह हमारे हैं, तो हमारी भक्ति कविता को देखने का हमारा जो नजरिया, जैसे आप अनुसंधान में अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या कितनी बाधाएं वो उत्पन्न कर रहा है, इसके कौन से रास्ते हो सकते हैं, एक तो ये छोटा सा प्रश्न। दूसरा, अनुवाद को लेकर एक प्रश्न है सर, कि अनुवाद की एक भारतीय परंपरा क्या बनती है क्या, जैसे हमारे यहाँ मशीनी अनुवाद जैसी कोई प्रक्रिया नहीं। आपने बताया कि एक कविता दूसरी कविता में रूपांतरित कैसे होती, वो हूबहू नहीं होती लेकिन रिक्रिएशन हो जाती है, लेकिन कथ्य वहां से लेती है। तो एक समृद्ध परंपरा जो पश्चिम के अनुवाद की परंपरा के बरक्स हमारे यहाँ विकसित होता चला आ रहा था, वो पश्चिम के आने के बाद कैसे वो अनुवाद भी बाधित हुआ हमारे यहाँ। तो दोनों श्रृंखलाओं में इन बातों पर थोड़ी सी टिप्पणी सर आपकी चाहूंगा, और ढेर सारी बातें हैं आपने वैसे स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इस पर सर जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भाषाई वर्गीकरण की चेतना है, वो भाषा को आइडेंटिटी के साथ जोड़ने का जो मामला है, वो हमारे आधुनिक काल में आया। हम आइडेंटिटी के साथ भाषा को संबद्ध नहीं करते थे। तो और फिर ये हुआ कि उपनिवेशवादियों का तो आग्रह ही ये था कि आप कितने ज्यादा विभाजित होते हैं, जितने ज्यादा विभाजन होगा उतना उन्हें लाभ है। मतलब ये कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भाषाई वर्गीकरण किया, उसमें तो उन्होंने अवधि के भी 3-4 टुकड़े कर दिए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थानी के उन्होंने इतने टुकड़े किए हैं, छोटे छोटे नामकरण, छोटी छोटी क्षेत्र की भाषाओं का नामकरण। तो उनकी मंशा, अच्छा कभी कभी आप ग्रियर्सन बहुत विद्वान थे, लेकिन प्रजातीय श्रेष्ठता का भाव उनमें था जी। ये आपको वो दोयम दर्जे के आप प्रजाति मानते हैं। वो भारतीय भाषा सर्वेक्षण का जो पहला खंड की भूमिका हमारे शोधार्थियों को बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही है कि ऐसा कहते हैं कि पूर्व से प्रकाश पूर्व से आता है, ज्ञान का स्रोत तो पूर्व था बहुत सदियों तक, लेकिन ग्रियर्सन कहते हैं कि नहीं, अभी तो उसके आने में बहुत देर है, अभी तो हमारे विचार, हमारी समझ के अनुसार ही भारतीय भाषाओं को समझा जाना चाहिए। तो एक प्रजातीय श्रेष्ठता का भाव उनमें था। दूसरा, जाने अनजाने वे अपने साम्राज्य की निरंतरता और दृढ़ता चाहते थे। यहाँ पे जी, ये सम्मेलन करवाया उन्होंने, भाषा सम्मेलन आग्रह पूर्वक, और उसमें ये पारित हुआ कि भारत में भाषा सर्वेक्षण करवा लिया जाना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे थे उन पर उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन भाषा सर्वेक्षण पर गया। जाने अनजाने ये आग्रह रहा होगा कि आप कितने अधिक विभाजित हैं। ये तो उनके यहाँ था ही कि आप बहुत विभाजित हैं, आप एक हो ही नहीं सकते किसी मुद्दे पर। आपके यहाँ भाषाएं अलग है, रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है। वे तो आपको यूरोपीय निगाह से देखते थे, जहां भाषा की, धर्म की एक चर्च का अनुशासन है ना, वहां नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि अनुवाद, देखिए हमारे यहाँ बहुत समृद्ध परंपरा है। आखिर ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी का रूपांतरण किया। मैं तो ज्ञानदेव रूपांतर पुनर्रचना है, मैं तो बलराम दास की रामायण का उदाहरण दूंगा। वो रामचरितमानस से पहले की रचना है, ये ध्यान रखें। और यदि आप उसकी पुनर्रचना पढ़ें
बलराम दास की उड़िया रामायण की, तो वहां सारे रीति रिवाज रामायण में उड़िया है, विवाह का ढंग उड़िया है, अयोध्या उड़िया में ही है, अयोध्या की पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, ऋतुएं वहां की है, सब कुछ लोकगीत वहां के हैं, उन्होंने उसका उड़ियाकरण कर दिया है। ये एक बहुत समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ पुनर्रचना की है। हम किसी दस्तावेज को ठहराते नहीं, हम तो जीवंत रखते हैं, जहां ले जाते हैं, जिस समय में ले जाते हैं, जिस क्षेत्र में ले जाते हैं, उसको उसके अनुसार, उस समय और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार उसको अपनी बदल लेते हैं। ये उड़िया रामायण में, महाभारत में सारला दास ने किया उड़िया, और उड़िया रामायण तो इसका उत्कृष्ट किस्म का उदाहरण है, जहां आपकी वेशभूषा उड़िया है, सीता की, राम की वेशभूषा उड़िया है, फल, आपके पान पौधे सब कुछ उड़िया है। तो ये एक बहुत समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ से रही है, एक मशीनी अनुवाद से बात बनती नहीं है। अब ये देखिए, हमारे यहाँ लंबे समय से लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी थी अनुवाद के लिए। आप दक्षिण भारतीय भाषाओं को, आपको हिंदी में चाहिए तो आप अंग्रेजी में आती, और फिर अब, लेकिन अब ये टूटा है क्रम। अब बहुत सारी चीजें, जैसे दक्षिण शरण, आपके शैव भक्त हैं जो शरणों के वचन है, वो एम कुलबुर्गी ने लगभग 24 भारतीय भाषाओं में संभव कर दिया उनको, और वे सभी अनुवादक द्विभाषी हैं। वे हिंदी, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो वो हिंदी जानते हैं, और कन्नड़ भी जानते हैं, और तमिल भी जानते हैं। तो अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अनुवाद में भी हमारी दृष्टि वही रहती है, हम अनुवाद में भी प्रामाणिकता ढूंढते रहते हैं। जी। वो उसमें ठोस चीजों की तलाश इतनी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं कि रचनात्मकता हमारे हाथ से बिखर सी जाती है कई जगहों पर, और जो बना बनाया मानक है। तो मुझे लगता है कि आपके इन सारे संवादों के बीच में वो एक आंख, जो दृष्टि आप दे रहे हैं, उसे देखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि उस मानस से हमें थोड़ा मुक्त होना चाहिए, जो औपनिवेशिक मानस है, भाषा को देखने का, हमारे भक्त कवियों को देखने का। इवन कि ये बड़ा दिलचस्प है कि आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपना इतिहास लिख रहे थे, तो कई जगहों पर वह जिस छोर पर नजर आते हैं वो ग्रियर्सन के समानांतर खड़े नजर आते हैं, नैतिकता और मर्यादा तमाम सारे कोणों पे। तो जी जी, ग्रियर्सन का एक लेख है जो सबसे अधिक विवाद, मतलब महत्वपूर्ण, भारतीय भक्ति चेतना को समझने के लिए, भारतीय भक्ति चेतना के बारे में, भारतीय भक्ति का प्रस्थान माना जाता है, Nestorians and its depths to भक्ति मूवमेंट, या भारतीय भक्ति मूवमेंट, वो उसकी सारी स्थापनाएं ये है कि मतलब ये ईसाई प्रभाव के कारण भक्ति चेतना की शुरुआत हुई भारत में। लेकिन आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने ये तो कहा कि ये सूता दक्षिण से आता था, लेकिन उन्होंने प्रतिवाद ग्रियर्सन का नहीं किया। ग्रियर्सन क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य थे, शायद मेरी जानकारी में, बहुत सारी ग्रियर्सन का बहुत सारी समस्या है, उनका बौद्धिक आतंक बहुत है। ग्रियर्सन ने प्रतिवाद नहीं किया कहीं, रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिवाद नहीं किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिवाद में खड़े, रामचंद्र शुक्ल ने समर्थन भी नहीं किया, लेकिन प्रतिवाद भी नहीं किया। तो ये सब एक और नाम है जो नहीं लेते, FEK, अर्नेस्ट फ्रैंक के, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, उन्होंने भी लिखा, और वो लगभग रामचंद्र शुक्ल के पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर, एकदम सही, समानांतर है, समय भी दोनों का एक है। और रामचंद्र शुक्ल ने अर्नेस्ट फ्रैंक का नाम नहीं लिया। अर्नेस्ट फ्रैंक भी मानते हैं कि कबीर पर ईसाई प्रभाव है। अर्नेस्ट फ्रैंक भी मानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें हैं भारतीय, आप भी उपनिवेशीकरण की दिशा में आगे बढ़े तो धीरे धीरे आप इधर जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक नहीं है, कई है। ये सारे लोग नागरिक प्रचारणी सभा में भी थे। जी, मुझे लगता है कि हमारे समय मैं उनके काम का अवमूल्यन नहीं कर रहा, बहुत महत्वपूर्ण काम, वो तो बहुत कभी कोई सरलीकरण नहीं हो सकता इस संबंध में, लेकिन अद्भुत काम है।
आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस तरह के हाँ, काम की जो तो उन्होंने श्रम शोध तो मेधा सर से। नवाचारी तभी कहा जाएगा जब तमाम हाँ सारी जगहों पर जहाँ पे नाजुक जगहें हैं उससे हम बचते हैं। और ये हमारे समय की आदत भी है कि हम उन सारे मुद्दों से बचते हैं जहाँ घाल मेल कर देने की आदत जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो उससे वैज्ञानिक शोध कैसे हो पाएगा? इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर हम शुक्ल जी पर बातचीत कर रहे हैं या श्याम सुंदर दास पे, तो जो भक्ति का एक भावातिरेक वाला भाव है, वो भाव न करके संवादी भाव, जो तर्क संत कविता की परंपरा में जो संवाद करने की परंपरा है, उसको न लेके हम भावातिरेक में चले जाते हैं। गृहस्थ हम लोग मुक्तिबोध को भूल जाते हैं जो सवाल वो करते हैं तमाम सारे मुद्दों पर। आप जिस तरह से जिस दृष्टियों से बात कर रहे हैं इन सारे मुद्दों को आना चाहिए। और आज के समय में ज्यादा जरूरी है जब धर्म और भक्ति को देखने का हमारा तरीका भाव क्षेत्र में ज्यादा फैलता चला जा रहा है, उसके अतिरेक में जहाँ तर्क हाँ की जगह नहीं रह गई है, जहाँ ज्ञान मूलक समाज के संरचना के लिए जगह कम हो गई है, वैज्ञानिक चेतना के लिए जगह का, प्रेम के लिए भी जगह सर कम हो गई है, जो प्रेम में आपसदारी का जो हिस्सेदारी है। तो मुझे लगता है इन सारे हमारे संदर्भों भगवान। पर बहुत शानदार आपका सर ये वक्तव्य रहा, इसके लिए शुक्रिया हमारे सभी साथियों की तरफ से। आगे के लिए मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कुछ संवाद और करना हो या इसको अंतिम दौर की तरफ। प्रदीप जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। एक आध दो टिप्पणियां आई हैं, मैं चाहता हूं कि सर हाँ, के उसको समक्ष रखूं। आप पढ़ दो। अगर कोई उस पर टिप्पणी सर को करनी होगी तो कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ सर सिक्किम से जुड़े हुए हैं, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं सुभाष दीपक जी। उनकी एक टिप्पणी है कि राष्ट्र को जोड़ने में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया है। औपनिवेशिक भाषाओं ने भले ही इस दिशा में क्षति पहुंचाई हो, परंतु इस एकबद्धता को विखंडित नहीं कर पाई है। उनकी यह एक टिप्पणी है। और विद्या अक्षर से सहमत। हाँ, विद्यासागर सिंह जी के सवाल हैं सर दो, उसको बाद में लूंगा। एक टिप्पणी है तेज प्रताप टंडन जी की, वो लिख रहे हैं कि भाषाई अस्मिता और उनकी पहचान बहुत बड़ा मसला है। एक जगह आपने इस तरीके से कुछ कहा संभवतः कि अस्मिता और भाषा को अलग अलग रख करके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी से संबंधित उन्होंने यह टिप्पणी की होगी। और विद्यासागर सिंह जी के दो सवाल हैं सर। एक सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा कहने का विद्यापति जी का क्या अभिप्राय है। और उसके बाद वो लिखते हैं, अपनी अगली टिप्पणी में लिख रहे हैं कि ग्रियर्सन के बाद कोई महत्वपूर्ण भारतीय भाषा विज्ञानी क्यों नहीं हुआ जो भारत की भाषाओं का अध्ययन भारतीय तरीके से करता। तो ये दो तीन टिप्पणियां हैं सर, मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं देखिए, तो। उनका आग्रह तो बहुत साफ है विद्यापति का। विद्यापति संस्कृत के भी बहुत बड़े मनीषी हैं, अद्भुत। और मुझे लगता है कि भारतीय जो गीति काव्य परंपरा है उसका स्थान भी कुछ हद तक बौद्धों के चर्या गीतों पर जाना, बौद्धों के चर्या गीतों के बाद सबसे महत्वपूर्ण विद्यापति का स्थान है। चंडीदास और सभी की स्मृति उनके यहाँ है। वो इसलिए वो उनका आग्रह बहुत साफ है, सब लोगों को अच्छा लगता है। इसमें शायद इसका कोई रूपांतर मुझे नहीं सोचा। दूसरी बात है, अब संभव नहीं है किसी भी भाषा विज्ञानी के लिए, अब संभव नहीं रहा भाषा सर्वेक्षण, संभव ही नहीं, क्योंकि भाषा अब राजनीति का विषय हो। अब संभव नहीं। आजादी के शुरुआती दशकों में ये काम हो जाता तो हो जाता। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, मैंने वहां भी दिया था कि हमारे महाराणा सांगा हुए, उन्होंने 28 विवाह किए, 28 रानियां थी, 28 क्षेत्रों की थी। और आज की भाषा में कहें हम तो 28 बोलियां बोलती थी, 28 भाषाएं बोलती थी। फतेहपुर में भाषा को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, संवाद को लेकर भी कोई असुविधा कभी नहीं हुई। लेकिन अब भाषा राजनीति का, इसलिए ना तो अब इस पे सर्वेक्षण होगा कभी इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और सर्वेक्षण होगा तो वो औपनिवेशिक समझ
और औपनिवेशिक भाषाई वर्गीकरण विवेक के साथ होगा, जब भी हो, क्योंकि पहचानें तो बन चुकी है ना। आपने सीमाएं तो खींच दी, बाड़ेबंदी तो आपने कर दी कि ये यहाँ तक है, इससे आगे जाएंगे तो ये है। हमारे यहाँ तो हम राजस्थान से जाते हैं तो राजस्थानी धीरे धीरे गुजराती होती जाती है। अवधि वाला भोजपुरी के इलाके में जाएगा फैजाबाद तक तो शायद अवधि ही भोजपुरी में बदलती जाएगी, लौटेगा तो अवध क्षेत्र में ही वापस भोजपुरी होती आएगी। अंतर बहुत मुश्किल काम है, सीमा रेखाएं खींचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ग्रियर्सन ने तो सीमा रेखाएं खींच दी। और हमारा अब जो नया हमारे जो आग्रह, हमने पुनर्गठन किया प्रांतों का भाषा के आधार पर कर दिया, प्रांतीय पुनर्गठन हुआ, वो भी भाषाई आधार पर हुआ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए राजस्थान में ब्रज है, ब्रज के इलाके संभव ही नहीं है भरतपुर को निकालना। ऐसा ही सब जगह है, सारे भारतवर्ष में। आप कैसे अलग करेंगे? मराठी और कन्नड़ बड़ा गूढ़ संबंध है। विट्ठल जो वहां के पूजनीय दिए हुए हैं, उनका कर्नाटक से भी बहुत गहरा संबंध है। आप एक क्षेत्र, एक सांस्कृतिक इकाई को बांट नहीं सकते, और दो सांस्कृतिक इकाइयों के बीच के अंतर संबंध को आप अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अब आइडेंटिटी, देखिए भारत में क्या हुआ है कि ये आइडेंटिटी डिस्कोर्स नया डिस्कोर्स है और धीरे धीरे ये बढ़ता भी जा रहा है, मतलब जाति का, धर्म का, और अब साहित्य में तो पता नहीं क्या क्या हो गया, विकलांग विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, युवा विमर्श। ये आइडेंटिटी वाला जो कंसेप्ट है, ये कभी कभी आपकी समझ के दायरे को विस्तृत करता है। बहुत सारे लोग नए शामिल होते हैं साहित्य के दायरे में, ज्ञान के दायरे में, कई चीजें उसके, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। आइडेंटिटी डिस्कोर्स कोई हो, खासतौर पर भाषा के मामले में, अब तो नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह निवेदन केवल ये है कि जब किसी मध्यकालीन कवि को समझें आप, जैसे पद्मनाभ, तो वो कुछ लोग कहते हैं गुजराती के, कुछ लोग कहते हैं नहीं राजस्थानी का है। अब बहुत मुश्किल हो जाएगी तय करना। अब वो लिख तो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में रहा था, आपकी भाषाई पहचाने उपनिवेश काल में पैदा हुई, और आप उस कसौटी पर अब उसको कस रहे हैं, कबीर को भी कस रहे हैं, मीरा को भी कस रहे हैं, आप सभी लोगों को कस रहे हैं, तो मुश्किलें पैदा हो रही है। फिर आप कह रहे हैं नहीं ये पचमेल खिचड़ी होगी। अब गुरु ग्रंथ साहब में तो इस विभाजन के साथ शामिल नहीं हुए थे ना सभी लोग, वहां रैदास भी है, वहां कबीर भी है, वहां रामानंद भी है, वहां सूरदास मनमोहन भी है, मीरा भी है, और आपके शेख फरीद भी हैं, सब लोग हैं। शेख फरीद वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिसे हम सराइकी कहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि उस भाषा में संस्कृत भी है, ये जो उधर से आने वाले लोग हैं मिडल ईस्ट से, उनका मार्ग है वो। अरबी, फारसी, संस्कृत और पंजाबी, इनका जो मिला जुला रूप है उसको हम कहते हैं सराइकी। बाबा फरीद ने सराइकी इस्तेमाल की, बुल्ले शाह और बाद के बहुत सारे लोग सराइकी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलग ही एक मतलब सराइकी एक अलग ही भाषा, पंजाबी से थोड़ा हटकर अलग भाषा बनी। लेकिन अब आप नामकरण, अब आप कहने लगेंगे, आग्रह करने लगेंगे नहीं साहब ये कैसे आया, चिंता होने लगे कि पंजाबी का शब्द क्यों आया, गुजराती का शब्द क्यों आया, राजस्थानी का शब्द क्यों आया, तो फिर मुश्किल होने लगी। जी धन्यवाद सर। जाहिर सी बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बृहत्तर विषय पर चर्चा हो रही है, और अभी सर आपके पास बहुत कुछ कहने और हमारे लिए सुनने के लिए है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इस विषय पर मैं चाहूँगा, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर इस पटल से कि आगे किसी दूसरे दृष्टि को लेकर के हम लोग आपको सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज आपने कंचनजंगा पत्रिका पटल पर
देश, भाषाएं और भक्ति चेतना विषय पर बहुत ही सुचिंतित व्याख्यान दिया है। वह हम लोगों के लिए एक पाथेय है, और चूंकि हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं तो आपको सुनने के बाद हमेशा एक नई दृष्टि मिलती है। देश भाषाओं के साहित्य की क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है, इस पर बहुत कम बातचीत हुई है। और हाल फिलहाल अभी कई वक्तव्य प्रभाकर सर ने भी इस विषय को लेकर के दिए हैं, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। आपको तो लगातार सर सुनता रहा हूँ, लेकिन इस दृष्टिकोण को और इस विषय को और भी विस्तार से समझने और समझाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और खास करके जो ग्रियर्सन का संदर्भ है, उससे भी अब आगे की बात होनी चाहिए। ग्रियर्सन एक सीमा उनकी अपनी थी, इसमें अभी एक टिप्पणी विद्यासागर जी ने फिर की थी, मैं उसको लेना चाह रहा था, लेकिन वह एक अलग तरीके का विमर्श है। उन्होंने लिखा है कि अमरनाथ जी नाराज रहते हैं कि हिंदी में विभिन्न बोलियों की चर्चा कर हम हिंदी को कमजोर कर रहे हैं। यह एक अलग इस पर बातचीत हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस विषय को हम लोगों ने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, और भक्ति के तमाम आयामों से इस पर अलग अलग ढंग से बातचीत हो सकती है। पूर्वोत्तर का एक समृद्ध क्षेत्र भक्ति का रहा है, उस पर भी अलग से बातचीत हो सकती है। इस पटल के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में रिक्तता थी और आवश्यकता थी उस पर आपने काम किया है, और एक अकादमिक साहित्यिक जगत को एक बड़ा योगदान आपने दिया है कि हम जैसे अध्यापकों को आपके जो टेक्स्ट हैं और जो पाठ्यचर्याएं हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैं चीज़ें। तो पूर्वोत्तर को भी केंद्र में रख करके सर कुछ अगर आप अनुसंधान करेंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी महत्व की एक सामग्री होगी, स्थायी महत्व की सामग्री होगी। तो आज आपने सर हमारे आग्रह को स्वीकारा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातचीत रखी। निश्चित रूप से हम सब आपके व्याख्यान से बहुत ही समृद्ध हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रभाकर सिंह सर, चूँकि आपका सर इस विषय पर काम रहा है, और जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मेरे ज़हन में यह बात आई कि आपके जैसा बेहतर व्यक्ति इस कार्यक्रम को नियोजित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने संवाद किया है वह संवाद आप ही कर सकते थे, यह मेरी दृष्टि का हमेशा से, इस पर मेरी दृष्टि हमेशा साफ रही है। तो सर आपने भी समय दिया, और आज आपका जन्मदिन है, उसके बावजूद आपने बताया भी नहीं कि मैं व्यस्त रहूंगा। जाहिर सी बात है, व्यस्तता तो रहती ही है। तो कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं आपके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हम मैं भी चाहेंगे बधाई देता हूँ आपको। जी आपने हमारे आग्रह को सर हमेशा विनम्रता पूर्वक, सहजता पूर्वक आप स्वीकार करते रहे हैं, और आपके साथ कई कार्यक्रम हमने किया है, और जिस तरीके से मार्गदर्शन और स्नेह कंचनजंगा पत्रिका के प्रति आपका रहा है उसके प्रति हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं आपके प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं सर। और हमारे आज के कार्यक्रम से बहुत सारे दर्शक श्रोता, चूंकि आज विजयदशमी का पर्व भी है, लोग तमाम जगहों पर व्यस्त होंगे, बावजूद इसके अलग अलग जगहों से, पूर्वोत्तर से और भारत के अन्य हिस्सों से भी लोग जुड़े हुए हैं। न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि उनकी सकारात्मक और बहुत कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आई है, तो वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि जब भी आगे कार्यक्रम हम लोग करें, क्योंकि केंद्र में हमारे सर हमेशा पूर्वोत्तर भारत रहता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के लोग भी यह चाहते हैं कि जो मुख्य विषय है हिंदी पट्टी में, जो चर्चा के केंद्र में विषय है, उस पर लगातार लोग टिप्पणियां करते रहते हैं कि कुछ इस तरीके के भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो पूर्वोत्तर से अलग हट करके मैं बीच बीच में आवाजाही करता रहता हूँ, और इस आवाजाही में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। उसमें महत्वपूर्ण, हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे दर्शक हैं, श्रोता है। तो मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से सभी दर्शकों और श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जल्द ही हम किसी नए विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आप सबके प्रति पुनः आभार। सबको प्रणाम।